तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज से मैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में तेज़ी लाने से संबंधित मटेरियल के लिए वीडियो शुरू करने जा रहा हूं और बनाने जा रहा हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ग्रुप डी और कई एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, ये वीडियो उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो जीएस के प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। अब क्यों इससे संबंधित है वो मैं बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि कैंडिडेट्स जो होते हैं एग्जाम्स में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अब क्यों? क्योंकि इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन वही अगर जीएस की बात करें तो इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो लिमिटलेस, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं जीएस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के हर एक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला भूमरा, दूसरा नैना, तीसरा देवगढ़ और चौथा कानपुर। तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा कि मध्य प्रदेश के भूमरा नामक स्थान पर गुप्त काल के प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अच्छा, अब भूमरा में तो शिव का मंदिर है, लेकिन जो अन्य तीन ऑप्शन हैं वहां भी गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन अलग अलग देवी देवता के। तो कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। नैना में बात करें तो नैना में माँ पार्वती की मंदिर है। देवगढ़ की बात करें तो दशावतार मंदिर है। वही अगर कानपुर की बात करें तो वहाँ पर लक्ष्मण की मंदिर है। तो ये चार ऐसे मंदिर हैं जो गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं और इससे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो उत्तर होगा वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा अफ्रीका, यानी कि विश्व का अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप देश है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है वो मैपिंग से पूछा गया, तो मैं आपको मैपिंग से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। ये रहा मैप। ठीक है, इसमें जो है देखिए, एशिया जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बात करें तो अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिक, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देखिए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन सा महाद्वीप किस ओर है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी क्लियर होता है कि क्षेत्रफल के आधार पे जो नंबरिंग है कॉन्टिनेंट्स का वो क्या है और कैसा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल का था? तो ये जो प्रश्न है वो सुनने में तो आसान लग रहा है और देखने में भी आसान लग रहा है। पूछ रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल का था। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता है। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन ए यानी कि 5 हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन ए को टिक आउट करते तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना को जो था वो केवल 4 साल का था। ठीक है, और अब बात अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की है और अन्य पंचवर्षीय योजना की है, तो अब तक हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना को बनाई गई है। और सबसे पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 में शुरू किया गया था और उसका जो अंत हुआ था वो 56 में हुआ था। वही पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसे 1954 में शुरू तो किया गया था, लेकिन इसका अंत यानी कि इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया।
जो कि केवल 4 साल का ही था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ही एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो कि केवल 4 साल का था। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन 4 है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वो इनका नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन इनके अलावे कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण राजनेता होते हैं जिनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है, तो उसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य आयुक्त, और अंत में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। तो अन्य जो ऑप्शंस हैं उनके द्वारा भी कुछ ना कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा गया है जिनको आज तक मानव जाति पढ़ते आ रहा है और भविष्य में भी पढ़ते आएगा। तो इनके द्वारा कौन कौन सा ऐसा पुस्तक लिखा गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरस्तु के द्वारा एक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा गया था। अगर बात चार्ल्स डिकेंस की करें तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ओलिवर ट्विस्ट पुस्तक को लिखा गया था। और रूसो की बात करें तो रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा गया था। तो इन सारी पुस्तक के नाम को आपको याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में पूछा देगा। तो और भी मैं पुस्तक के नामों को या फिर और भी अपॉइंटमेंट्स को या फिर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आपको केवल फोकस करना है, जो बताता हूं उसको ध्यान से पढ़ना और सुनना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इससे संबंधित वीडियो में पहले बता चुका हूं कि अभी हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, और इस सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 53वां है, यानी कि 53rd रैंक भारत के द्वारा लाया गया है। और यही अगर 2019 की बात करें तो भारत ने इसी सूचकांक में 91 यानी कि 51st रैंक को प्राप्त किया गया था। अच्छा, हो सकता है कि 2018 की भी बात कर दें तो 18 में 41वां रैंक को इनके भारत के द्वारा प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है। अगर आप इस सूचकांक को यानी कि इंडेक्स के वीडियो को ध्यान से या और इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो को के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इसे किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो यह जो अभिक्रिया होगा उसे बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकी एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें एक ही यानी कि सेम यौगिक के कण अणु मिलते हैं और वहां पे एक नया बड़ा अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा अल्टीमेटम होगा, यानी कि अल्टीमेटम एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग करके हम लोग
किसी भी विमान की ऊंचाई को माप सकते हैं। अच्छा, अब बात एरोमीटर, एनीमोमीटर और ऑडियोमीटर की है, तो मैं इसके बारे में भी बताता हूँ कि इसका प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो अगर बात एरोमीटर की करें तो एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर की का जो प्रयोग किया जाता है वो हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए किया जाता है। और अंतिम में ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आम तौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो के टाइमिंग पे ना आ जाएं। हमको भी पता नहीं कि यह वीडियो कितना लंबा होगा, मैं केवल बनाते जा रहा हूं, जब तक बनेगा तब तक बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के नॉलेज को देखें, ना कि इसके समय को। भले ही वीडियो लंबा होगा तो नॉलेज भी लंबा होगा, यानी कि आपको नॉलेज भी अधिक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। अच्छा, जो ऑप्शंस में 5 जून, 4 फरवरी और 8 मार्च है, तो इस दिवस को भी, इस दिन को भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। अगर हम लोग 5 जून की बात करें तो उस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 8 मार्च की बात करें तो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, जिसे हर एक व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाता है, जिसका नाम इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो इन चारों इंपॉर्टेंट डेज के नाम को आपको रट जाना है, जी हाँ, रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन तो 4 हैं, झारखंड, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल विधानसभा है, ना कि विधान परिषद है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी कि झारखंड सही है। अब बात विधान परिषद की है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। जैसे 3 तो यहाँ पर हैं ही, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश। और इनके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो ये एक ऐसा प्रश्न है और इसके ऑप्शंस ऐसे ऐसे होते हैं जिसको सुनकर या देखकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बचपन से मुझे तो कन्फ्यूजन हुआ है, इसलिए मैं क्या किया हूँ, अब मैं इसी चीज़ को, इस प्रश्न के उत्तर को ऑप्शन यानी कि प्रैक्टिकल से भी बताऊंगा। पहले तो आपको बता दूं कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। लेकिन अब देखिए, जो समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल की बात करें तो ये एक, देखिए, ये मान के चलिए अर्थ है, ये सच में अर्थ ही है। लेकिन देखिए, अर्थ यहाँ तक इसका वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ तक जो है इसका वायुमंडल है। और अगर अर्थ से सबसे समीप मंडल की बात करें तो वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद बात करें तो समताप मंडल है। उसके बाद बात करें तो मध्य मंडल है। और उसके बाद बात करें तो आयन मंडल है। और अंतिम में आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल है। तो ये सारी ऐसे, मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर से कहीं भी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसके उत्तर को आसानी से दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भले ही क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन टफ है।
अगर आपको याद नहीं होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये करता क्या है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर बात विश्व मौसम विज्ञान संगठन की करें तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। और अगर जेनेवा की बात आती है तो जेनेवा का नाम सुनते के साथ यहाँ पे ये जो है जेनेवा, यहाँ पे अन्य कई ऐसे संगठन हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उसके भी मुख्यालय यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे संगठन हैं? पहला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा WHO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये ऐसे 3-4 नाम हैं और संगठन हैं जिनका मुख्यालय केवल कहाँ पर पाया जाता है? जेनेवा में पाया जाता है। अगर हम लोग बात केवल विश्व मौसम विज्ञान संगठन की करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1951 में की गई थी। तो कभी कभी इसकी स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इसे बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, औटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो उत्तर होगा कि मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इससे जुड़े तथ्य जो आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो बिना ऑप्शन को देखे हुए भी आप बता सकते हैं कि गंगा नदी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी की जो पूरी की पूरी लंबाई है वो लगभग 2500 मीटर से तो ज़्यादा ही है। कहीं कहीं डाटा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। गूगल में तो 2510 बताता है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका जो लंबाई है वो 3848 है, यानी कि किलोमीटर में है दोनों, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तो भारत में पाया जाता है और गंगा नदी भी पाया जाता है। तो यही भारत का सबसे लंबा नदी क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हमारे देश भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बहता है। जैसे तिब्बत की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ भी ये नदी बहता है और ये लंबा नदी है। लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है वो 2500 मीटर से कम है, यानी कि 2500 किलोमीटर से कम है। तो इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा नदी को ही जाना जाता है। अब जो तथ्य बताने वाला हूँ कि भारत कभी कभी एग्जाम्स में क्या पूछता है कि गंगा नदी किन बड़े शहरों से गुजरती है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती है। तो मैं आपको मैप में इसे बताता हूँ। सबसे पहले तो बता दूं कि गंगा नदी यहाँ गंगोत्री से निकलती है और यहाँ पर जाके पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसी बीच कुछ इम्पॉर्टेंट जो शहर हैं वहाँ से गुजरती है, तो उसके नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको दिख सकता है, देख सकते हैं कि हरिद्वार से गुजरती है, बरेली से गुजरती है, फिर कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया अंत में। तो ये ऐसे 4 से 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट शहर हैं जहाँ से गंगा नदी बहती है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, क्योंकि इनकी पुस्तक गीतांजलि को किसी अन्य देश के राइटर ने ट्रांसलेट किया गया था और उन्होंने प्रीफर किया था कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और इसीलिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर सीवी रमन की बात करें तो इन्हें 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो आप इसके बारे में ज़्यादा अवेयर होंगे। इन्हें वर्ष 2014 में
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनके साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2014 में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये इसका जो है ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है। लेकिन अन्य ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी भारत के कुछ बड़े बड़े अनुसंधान संस्थान हैं। जैसे करनाल की बात करें तो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली में बात करें तो यहाँ तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ दो इम्पॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान का नाम बताने वाला हूँ। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पाया जाता है, ठीक है। वही देहरादून की बात करें तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का केंद्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम है? तो यहाँ तीन ऑप्शन है, एक ऋषभदेव, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर स्वामी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म की 23वें तीर्थकर की बात करें तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर पार्श्वनाथ सही होगा। अगर हम लोग बात ऋषभदेव की करें तो ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक और संस्थापक के साथ साथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। वही अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है एस.एन. सुब्रमण्यम और इन्हीं को अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो है चार ऑप्शन है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर और सिल्वीकल्चर। सारे के सारे जो ऑप्शन है उसके अंत में कल्चर है, यानी कि ये पक्का जो क्वेश्चन है वो पालन से संबंधित है। लेकिन मधुमक्खी पालन का उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो एपीकल्चर सही होगा। और अन्य कल्चर की बात करें यानी कि सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर रेशम के कीट के पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन से संबंधित करें। यहाँ पे पीसी कल्चर में एक स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स को, तो इसका स्पेलिंग होता है PISCICULTURE, ठीक है, पीसी कल्चर। वही अंत में अगर सिल्वी कल्चर की बात करें तो सिल्वी कल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के पालन का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो हो सकता है मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, आपको भी ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, मैं इसी तरह आप लोगों को मदद करता रहूँगा आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को बनाने में। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।